गुड मॉर्निंग। देखिए आपके सामने लेकर आया हूँ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, 3 फरवरी को जो होने वाला है ना, 3 फरवरी को फिजिक्स क्लास 12 उसके लिए मैंने वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, उसको सारे याद करके ही जाइएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाले हैं। मैं इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको ज़्यादा क्लियर करते जाऊंगा इस सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन से। ठीक है, और साथ में इसको मैं लॉन्ग भी क्वेश्चन बताऊंगा, दीर्घ भी बताऊंगा, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा। और याद रखना, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैं दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मैं अपने हाथों से मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके साथ साथ लॉन्ग में भी। तो देखिए आपका क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है, आने की संभावना कि इम्पिडेंस क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। इम्पिडेंस क्या है, ठीक है। तो लिखा हूँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के बच्चों के लिए, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ एयर टू द अल्टरनेटिंग करंट बाय एलसीआर सर्किट इज नो एज इम्पिडेंस। माने कि अगर क्या करते हैं कि हमने एक एसी सोर्स के साथ किसी एक सर्किट को जोड़ते हैं जी, जिसमें आपका क्या होता है, आपका इंडक्टर भी होता है, आपका कैपेसिटर भी होता है और आपका रेसिस्टर भी होता है, यानी कि एल सी आर, ये आपका तीनों मेरा डिवाइस होता है। तो ये तीनों डिवाइस मिलकर जो रेसिस्टेंस ऑफेयर करेगा, ठीक है ना, इससे फ्लो होने वाला अल्टरनेटिंग करंट को उसे इम्पिडेंस कहते हैं। इम्पिडेंस भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को रोकता है, लेकिन वो रेसिस्टेंस एलसीआर सर्किट का होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ एयर टू अल्टरनेटिंग करंट बाय एलसीआर सर्किट इज नो एज इम्पिडेंस। हिंदी में लिखा हूँ, एलसीआर परिपथ द्वारा प्रतिवर्ती धारा की प्रवाह का विरोध करने वाले प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा को हम लोग जेड से, इम्पिडेंस को जेड से दिखाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जहाँ पर जेड का मतलब होता है इम्पिडेंस, आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, एक्सएल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और मैं इसको आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका ए सही मात्रक जो होगा, ठीक है ना, इसका ए सही मात्रक, चाहे तो रिएक्टेंट की बात करो, चाहे तो इम्पिडेंस की बात करो, चाहे रेसिस्टेंस की बात करो, सबका ए सही मात्रक ओम ही होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ए वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट इन द सेम फेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज नो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, एक वैसी वेव जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि एक वाई एक्सिस में, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड एक्सिस में, और सेम फेज में ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होता है जाने वाले वेव के। अगर वेव का प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट करेगा इसके परपेंडिकुलर करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा इसके परपेंडिकुलर करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। फिर ये अगला जैसे ही हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ जाएगा, और जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से अगर एक वैसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे विजिबल लाइट हो गया, ठीक है ना, इंफ्रारेड हो गया, गामा रे हो गया, ये सब के सब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जी। चलिए आगे देखिए, इसकी कुछ खासियत, इसकी प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देज वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, वो विद्युत क्षेत्र और तनाव और क्या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं, विचलन नहीं होता है, उसका डिफ्लेक्टेड नहीं होता। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होता है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें किसी प्रकार का विचलन या किसी प्रकार का डिवीजन डिफ्लेक्टेड नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा प्रॉपर्टी देखो, दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या कह रहा है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी कह रहा है आपके सामने, आपका दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि देज वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
यानी कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर के स्पीड से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। यानी कि तरंग, यानी कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो गति होगी वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होगी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुम्बकीय ठीक है ना तरंग की क्या होती है, निर्वात माध्यम में चाल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी देखिए। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट चेंज विट इज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बट इट्स वेवलेंथ इज चेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI जी, इस बात को याद रखना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही इंटर करेगा तो क्या होगा, उसका यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी वेवलेंथ चेंज होता है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ। आगे आपका आता है जी क्वेश्चन नंबर, अगला आपका आता है ठीक है ना, मैलस लॉ क्या है, मैलस लॉ यानी ध्रुवीकरण की मैलस नियम लिखिए। ठीक है, मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन ये क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोलराइजेशन द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू एन एनालाइजर वेरियस एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन एंड द ट्रांसमीटर एक्सिस ऑफ एनालाइजर इज नो एज मैलियस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। देखिए मैं इसको आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। देखिए अगर कोई भी मान के चलिए आपका ठीक है ना एनालाइजर है, ठीक है, जिससे क्या होगा, विश्लेषक जिसको बोलते हैं, जिससे मान के चलिए इस आकार का है विश्लेषक, और इससे क्या होगी, लाइट निकलेगी, तो वो लाइट जो होगी ना वो पोलराइजेशन लाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर विश्लेषक क्या करती है, एक ही दिशा में सारे लाइट को पार होने देती है। डैट मीन्स वो आपका ध्रुवन क्या करता है, ध्रुवक क्या करता है, उसे एक ही दिशा में पासेस थ्रू होने देता है। तो इसी के बारे में बताए थे मैलियस लॉ। तो मैलियस लॉ का हिंदी में लिखा है कि किसी ध्रुवन से होकर जाने वाली समतल ध्रुवन प्रकाश की जो तीव्रता होगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ठीक है ना, जाने वाली जो ध्रुवन प्रकाश होगा, उस ध्रुवन प्रकाश की जो क्या होगी, तीव्रता होगी, वो कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है ना जी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग को हिंदी बोलते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण। ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, शेल्डिंग का मतलब होता है बाबू रे बचाना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भी किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज करने से उस कंडक्टर के सरफेस पर ही सारा का सारा चार्ज आ जाता है, और चार्ज अंदर में कंडक्टर के जीरो हो जाता है, टोटल जीरो में चार्ज हो जाता है, टोटल कहाँ, सरफेस के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग का मतलब होता है कि जितने भी सेंसिटिव आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे में चिप्स हो गया, सिम हो गया, जो मोबाइल में लगे होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने की इस प्रोसेस को का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मैंने बचाना, ठीक है ना, किसको, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो अगर कंडक्टर के अंदर जीरो होता है तो अगर हम उसके अंदर कोई भी सेंसिटिव ऑर्गेनिक डिवाइस को रख देते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच सकता है। और इसी घटना को या इसी प्रोसेस को स्थिर वैद्युत परीक्षण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग कहते हैं। इसको मैंने हिंदी में लिखा हूँ कि किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र से संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को बचाने की घटना को स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं, क्योंकि चालक के अंदर जो क्या होती है, कुल वैद्युत क्षेत्र की मान होती है, कितनी होती है, 0 होती है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्र या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। विद्युत धारा का घनत्व, धारा का घनत्व कहते हैं। देखिए जी, अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के एक छोटे से प्रति इकाई क्षेत्रफल से करंट का फ्लो हो रहा है तो उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी होता है J बराबर IA, यानी कि J बराबर हो जाएगा IA हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। I माने करंट, A माने हो जाएगा उसकी एरिया। ठीक है ना, चलिए आगे क्या कहता है, ध्यान सुनना। आगे कहता है, यहाँ पर लिखा मैंने कि करंट डेंसिटी का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है बाबू,
और इसका डायमेंशनल फार्मूला m की पावर 0, l की पावर -2, t की पावर 0 और a होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंज लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या करेंट, ठीक है, इन द कॉइल्स इज सच दैट द इट ओपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी लेंज लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ का कहना है ना जी कि लेंज लॉ के नियम के अनुसार किसी भी बंद कुंडली में प्रेरित जो धारा होता है या विद्युत वाहक जो बल होता है, ठीक है ना, उसकी जो दिशा होगी कुछ इस टाइप से होगी, कुछ इस प्रकार से होगी कि वह उस रीजन को विरोध करेगा जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, उसे लेंज का नियम कहते हैं। आगे आ जाओ बाबू, बूस्टर का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बूस्टर का नियम क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, एक मीडियम की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है ना, एक मीडियम की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है वो क्या होता है? वो जो होता है ना वो tan IP के बराबर होता है और इसी को बोलते हैं बूस्टर लॉ। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर ही आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है ना, मीडियम क्यू बराबर होगा tan IP की होगा और इसी को बोलते हैं बूस्टर का नियम। आगे आ जाओ बाबू, आगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सबको, ठीक है। चलिए देखिए प्रॉपर्टी ऑफ, देखते हैं फोटोन, फोटोन की क्या गुण होता है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसमें लिखे हैं कि ए फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो फोटोन की क्या होती है स्पीड होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है वैक्यूम में, यानी कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना आज के बाद फोटोन की पहली प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है ना। इस बात याद रखना हवा माध्यम में, यानी कि इसमें हिंदी में लिखेंगे कि एक फोटोन निर्वात या हवा माध्यम में प्रकाश की चाल संचरित होती है, प्रकाश के चाल के समान संचरित होती है। एक लिखे आगे, एक फोटोन हैज 0 रेस्ट मास। क्या होता है? एक फोटोन के पास कोई पूछेगा कि मास कितना होता है तो 0, फोटोन की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, फोटोन का मास कितना होता है 0। कहता है अगला तीसरा में, एक फोटोन चार्जलेस पार्टिकल। देखिए फोटोन के पास कोई भी पार्टिकल चार्ज कोई भी नेचर का नहीं होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर का वो आपका। चलिए देखिए यहाँ पर तो आपका फोटोन की प्रॉपर्टी बता रहे थे ना जी। तो आपका फोटोन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, आपको एकदम रट जाना ही वाला पूरा, ठीक है ना। ये एकदम आने की चांस है, एकदम 100% ये आने की चांस है। देखिए फोटोन जो होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के समान में क्या करती है, ट्रेवल्स करती है। मीडियम सेम होना चाहिए, वैक्यूम या फिर एयर। दूसरी प्रॉपर्टी मैं लिखा हूँ कि फोटोन के पास मास नहीं होता है, उसके पास 0 मास होता है। तीसरा मैंने प्रॉपर्टी लिखाया हूँ कि फोटोन के पास कोई भी नेचर का चार्ज नहीं होता है, वो चार्जलेस पार्टिकल्स होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव होता है नहीं पॉजिटिव होता है। चौथा मैंने लिखा है कि चार्ज ए फोटोन कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम एक फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं आता है। ये 4 मैंने फोटोन की प्रॉपर्टी बताया। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फोटोन की बात करो, चाहे तो गामा की बात करो, चाहे तो वो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ही न्यूट्रॉन की बात करो, ठीक है ना, ये सबकी प्रॉपर्टी अधिकांश सेम मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। देखिए बीटा की प्रॉपर्टी बताना, बीटा रे की प्रॉपर्टी बताइए। देखिए बीटा रे एक प्रकार की नेगेटिवली पार्टिकल्स होता है, ये ऋणात्मक कण होता है, ठीक है। दूसरा लिखा हूँ कि डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए बीटा जो किरण होती है या बीटा जो पार्टिकल्स होती है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है ना। तो नेगेटिवली जब चार्ज होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डिफ्लेक्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने दूसरा में लिखा हूँ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तीसरा लिखा हूँ कि यह फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित करता है, यानी कि इट इज इफेक्टेड फोटोग्राफी प्लेट। आपसे पूछा जाएगा कि बीटा रे का 3 गुण लिखिए, तो मैं आपको 4 गुण लिख के बता रहा हूँ, आपको बढ़िया से याद रख लेना है। चौथा गुण कहता है कि इट हैज द शॉर्ट टाइम्स लार्ज पेनेट्रिक पावर हैज द अल्फा रे। देखिए ये जो बीटा रे जो होता है उसके पास जो पेनेट्रिक पावर होता है वो अल्फा रे की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि बीटा के पास पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका जो प्रॉपर्टी है जी गामा, गामा की प्रॉपर्टी सेम टू सेम फोटोन की जैसा मिलेगा। देखिए इट इज चार्जलेस पार्टिकल्स, यानी न्यूट्रल पार्टिकल, अभी जस्ट बताया ना, जैसे फोटोन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक उसी प्रकार से गामा भी न्यूट्रल होता है। यानी कि आगे लिखेंगे जी इट हैज द मिनिमम पेनेट्रेटिंग पावर, गामा के पास सबसे कम पेनेट्रेटिंग पावर होता है जी, ठीक है ना। यानी कि 2 से 4 लेयर को पार करने की जो शक्ति है उसे बोलते हैं पेनेट्रेटिंग पावर। लेकिन यहाँ पर गामा के पास पेनेट्रेटिंग पावर कम है किसके तुलना में, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे
क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, तो सारा आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला आपका जी एक्सरे रे की गुण। सब ये गुण आपका 2 गो आने की पूरा चांस है बॉस। कहता प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे रे। एक्सरे रे का गुण क्या है कि ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखना है। एक्सरे रे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे रे। तो पहला प्रॉपर्टी लिखो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दूसरा मैं लिखा हूँ इट ट्रेवल विद द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, यह भी स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करती है वैक्यूम में, यानी कि इसका भी चाल प्रकाश में निर्वात, प्रकाश की चाल निर्वात के बराबर होगी, ठीक है, किसकी, एक्सरे रे की। तीसरी बात है इट्स फ्रिक्वेंसी रेंज इन द 10 की पावर 16 हज से 10 की पावर 21 हज, यानी कि एक्सरे जो रे है पार्टिकल्स है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10 की पावर 16 से 10 की पावर 21 हज होती है। आगे चौथा देखिए एक्सरे जो होता है जी, एक्सरे आए वो एक्सरे रे क्या करता है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, इसलिए मैं लिखा हूँ इट इज इफेक्टेड फोटोग्राफी प्लेट। ये 4 गो हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन है जी बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा से बढ़िया से इंपॉर्टेंट जो रट जाना है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द वायर एट ए पॉइंट, ठीक है ना, इज नो एज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है जी, बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फार्मूला बताए थे इन्होंने बताया कि 4 बातों पर डिपेंड करता है। कि पहला बात है कि धारावाहिक चालक तार के अल्पास के कारण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है ना, तो ये 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि चालक तार पर विद्युत धारा के परिमाण का व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा, और यहाँ पर करंट एलिमेंट के भी समानुपाती होगा, और यहाँ पर मैंने लिखा हूँ साइन थीटा के भी ये क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और इस तरह से तीनों का अगर फेट दिया जाए मैया, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा दे कोई कांस्टेंट आता है, वो आता है के, क्या आता है जी, के। और इस तरह से हो जाता है डी वी बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू ई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर आर कैप। और ये जो आपका जी एक प्रकार की एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फार्मूला हो गया। इसी तरह मैं आपको सारा का सारा बता देता हूँ, सारा इंपॉर्टेंट आपको सब रट जाना। देखिए और गेट क्या होता है, और गेट का मैंने क्या कर दिया, उसकी डिफिनेशन भी लिख दिया हूँ जी, ठीक है ना, डिफिनेशन के साथ उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख दिया हूँ। सारा आपको सारा के सारे रट जाना, ध्यान सब लोग देखिए, एकदम वीडियो को पॉज करके पूरा एकदम रट जाओ। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट की मैंने खासियत बताई हूँ, किसे सिंबल करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जी। चलिए आगे इसी प्रकार से मैं आपको बताने जाता हूँ, बाकी सब आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। आगे यहाँ पर लिखा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तीनों तरह के मटेरियल जो मैग्नेटिक है उसकी मैंने खासियत, उसकी मैंने प्रॉपर्टी लिखा हूँ, ध्यान से समझ लो। देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सारा प्रॉपर्टी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ से इंग्लिश, फिर यहाँ से यहाँ पर आपका हिंदी है, सारा आपको रट जाना बच्चों लोग, इस बात को याद रखना। अगला देखो यहाँ पर ही अगला ही आपका दिया हुआ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए प्रॉपर्टी दिया हुआ है। और अगला आपका देखते हैं, अगला आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। सारा का सारा देख के जाना, आपको सारा बात जो याद रखना। चलिए आगे इंपॉर्टेंट है मेन पोटेंशियल ग्रेडिएंट किसे कहते हैं। देखिए द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडिएंट। मतलब पोटेंशियल ग्रेडिएंट का फार्मूला था ई या फिर के बराबर माइनस डी बी बटा डी आर, और इसको आपको याद करना। इतना साल पढ़े तो आपको कुछ तो याद होगा, मेरे बात मानो, इसको पूरा भी याद करके जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोरेंस फोर्स। अभी लोरेंस फोर्स क्या होता है, ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज क्यू विथ मूविंग वेलोसिटी v इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को मोशन करवाते हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो उस चार्ज पार्टिकल्स में एक फोर्स बनता है, और उस फोर्स को लोरेंस फोर्स कहते हैं। जो कितना होता है देख लो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में आता है बहुत बार, F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि वी बी साइन थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको स्केलर फॉर्म में, यानी कि वेक्टर F बराबर Q ब्रैकेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V प्लस वेक्टर B, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है इसमें जी, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का हानि का नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग ऑफ द दिस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को लपेटने में बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर वायरिंग का
नुकसान होगा, हानि होगा। ठीक है ना। आगे जी, हिस्टैरिसीस लूप, शैथिल्य हानि बनता है, हिस्टैरिसीस लूप का निर्माण हो जाता है। चौथा, फ्लक्स लॉसेस, फ्लक्स का लॉस होता है। एडी करंट का भी लॉस होता है। चलिए आगे कहता है संट क्या है, इसकी यूज लिखिए। देखिए, इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर सर्किट रेसिस्टेंस ऑफ द वेरी लो रेसिस्टेंस विच द अलो द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द अनदर पॉइंट ऑफ द सर्किट इज नोन द संट। ये संट के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। मैं सारा का सारा लिख दिया हूँ, आप लोगों के पास कॉपी में उतारना है, उतार के उसी को पूरा रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे कहता है कि संट का उपयोग लिखिए, तो कि मैंने संट का उपयोग भी लिख दिया हूँ। टोटल 4 आपको यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए आगे आते हैं। आगे कहता है रिएक्टेंस किसे कहते हैं, प्रतिघात, प्रतिघात किसे कहते हैं। सबके सब देख लो, एक एक नज़र सबको बढ़िया से एकदम रट जाना, फार्मूला के साथ लिखना है। देखो फिजिक्स में अगर नंबर उठाना चाहता हूँ तो 3 चीज़ याद रखना। सबसे पहले कि तुमको डिफिनेशन देने आना चाहिए और बढ़िया से फैल फैल के देना। दूसरी बातें जो होगा वो क्या होगी, दूसरी बातें जो होगी वो आपको, ठीक है ना, समय पर ध्यान देना। समय बड़ी कम होता है, ठीक है ना। समय अगर ज़्यादा आप अगर दे दीजिएगा, समय पर नहीं बना पाएगा तो नुकसान इसमें आप ही का हो सकता है, इस बात को याद रखना। ठीक है। चलिए तो ये सब सारे आपको याद कर लेना, सारे फार्मूला बताया गया सारा का सारा। प्रेरणिक परिघात किसे कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं, एम्पियर परिपथ का नियम किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा रट जाना है। इसको मैंने प्रूफ भी कर दिया हूँ, देखो ध्यान से मैं सारा प्रूफ कर दिया हूँ। ठीक है, सारा का सारा प्रूफ कर दिया हूँ। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है जी, अवृत्त मॉड्यूलेशन और आयाम मॉड्यूलेशन में क्या अंतर है। सब सारा आपको याद कर लेना, एकदम ध्यान से एक बार देख लो, एकदम सारा याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके याद कर लेना। ठीक है ना। अब आता है बाबू रे, तुम्हारे पास आता है टोटल लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या हुआ है, मैं जितना लॉन्ग क्वेश्चन कहूँगा उसमें से कम आपका 2 को पक्का टच करेगा। तो इसको आपको लोग को याद करके जाना, चाहे जी हो जाए। टोटल तो 3 को बनाना है तो 2 को टच पक्का करके जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, आपका सब्जेक्टिव और लॉन्ग में क्या कहता है, कहता है नहीं कि डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ नेसेसरी कंडीशन दिन दिस एंड द ऑल राइट इट्स एप्लीकेशन। कहता है नहीं कि डिफाइन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ दिस। कहता है कि TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना है और इसके होने का कंडीशन लिखना है एक में। ठीक है ना। इस तरह से मैंने टोटल आपका सारा का सारा एक बार ध्यान से एकदम तुम देख लो, सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब के सब लॉन्ग और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये टोटल 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब के सब इंपॉर्टेंट है। देख लो ध्यान से, सबको देख लेगा। सारे बच्चे लोग याद करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, मेरे बात को मान लो, सारा देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके आने का 100% चांस है जी, सारा का सारा देख लेना। ठीक है। तो ये इस तरह से मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।